दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और कहानी चल रही है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। आज इस कहानी का 9वां एपिसोड आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आखिरकार मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए भी खोल दिए गए। देखते ही देखते मंदिर में आने वाले भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। अलग अलग राज्यों से भी बहुत सारे लोग मंदिर के दर्शनों के लिए आने लगे। मंदिर के पास एक छोटे से गांव का निर्माण हुआ जिसका नाम सोमनहल्ली पड़ गया। पूरा दिन मंदिर में चहल पहल बनी रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मंदिर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता था। राजा के सिपाही आने वाले सभी लोगों पर कड़ी नजर रखते। पूरी पूरी रात मुख्य द्वार पर पहरा भी दिया जाता। अब तक राजा के नियमों का पालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा था। राजा सोमनयक्का और उनकी प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ महीने बीते और राजा के घर एक बेटे ने जन्म लिया। राजन के बेटे का नाम शशि शेखर रखा गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब राजा का बेटा बड़ा हो चुका था। निसंदेह राजा का बेटा बहुत ही तेजस्वी और बुद्धिमान था, परंतु इसके साथ साथ वह थोड़ा घमंडी भी था। राजन को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि उनका बेटा उनकी सभी जिम्मेदारियों को भली भांति संभाल सकता है। इसीलिए राजा ने अपनी रानी के साथ एक तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 3 महीने का समय लगने वाला था। दरअसल राजा ये भी देखना चाहते थे कि उनका पुत्र उनकी अनुपस्थिति में राज्य को किस प्रकार चलाता है। हर एक पिता को अपने बच्चों से बहुत सारी आशाएं होती हैं। पूरी दुनिया में केवल एक पिता ही होता है जो अपने बच्चों को खुद से भी ज्यादा तरक्की करते हुए देखना चाहता है। ठीक उसी प्रकार राजा भी इस बात को लेकर बहुत ही उत्सुक थे। वो चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में उनका बेटा राज्य को उनसे भी बेहतर तरीके से चलाए। आज राजा और रानी के जाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। राजा ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। राजा ने अपने बेटे शशि शेखर से कहा, प्यारे बेटे, मैं कुछ दिनों के लिए एक यात्रा पर जा रहा हूं। तुम्हारी मां मेरे साथ इस यात्रा पर जाएंगी। इस यात्रा को पूर्ण करने में लगभग हमें 3 महीने का समय लग सकता है। बेटे, इस पूरी यात्रा में मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगा। प्यारे बेटे शेखर, मैं इस तीर्थ यात्रा पर काफी समय पहले से जाना चाहता था, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण मैं नहीं जा पाया। अब तुम बड़े हो चुके हो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम पूरे राज्य को मुझसे भी बेहतर तरीके से चला पाओगे। हर रोज लिए गए निर्णय तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगे। अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। तुम समझ रहे हो ना बेटे, मैं क्या कह रहा हूं? मैं इस पूरे कार्य को वास्तविक रूप से होते हुए देखना चाहता हूं, बस। राजन के बेटे शशि शेखर ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया। और हाँ, मंदिर से संबंधित सारे नियम तुम भली भांति जानते ही हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति का स्नान करना अनिवार्य होगा। मंदिर से लौटते समय हर एक व्यक्ति केवल
एकमात्र जल ही ले जा सकता है और हर 14 दिन के बाद मंदिर को एक पूरे दिन के लिए पूर्णतः बंद रखा जाएगा। उस दौरान किसी का भी मंदिर में प्रवेश करना वर्जित रहेगा। मंदिर की सफाई और रखरखाव का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इस मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब से मंदिर बना है तब से लेकर अब तक मंदिर की सारी जिम्मेदारी मैं खुद ही संभाल रहा था। ऐसा पहली बार है कि मंदिर की जिम्मेदारी मैं किसी और को सौंप रहा हूं। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मैं ऐसा ना कर पाता। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे विश्वास को तोड़ोगे नहीं, बल्कि और बढ़ाओगे बेटे। राजा सोमनियक का अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही शशि शेखर ने अपने दोस्तों को राजमहल में बुला लिया। वो सभी दोस्त आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। शशि शेखर के दोस्तों में से एक दोस्त हंसते हुए बोला, शशि, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम्हारे पिताजी बहुत ही पुराने ख्यालात वाले हैं। क्यों? अरे क्यों क्या? अरे कई साल पहले उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने कुछ नियम उनके लिए रख दिए और वो आज तक पागलों की तरह उन सब नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसा कभी होता है? पहली बात तो ये कि ये बावड़ी कोई खजाना तो नहीं जिसके चारों ओर दिन रात राज के सारे सैनिक पहरा देते रहते हैं, और इसे कोई चुरा कर ले भी कहां जाएगा। और अगर कभी इसका कोई नुकसान हो भी गया तो तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम इस तरह की हजारों बावड़ियां तैयार कर सकते हो, है ना? इतना सुनकर सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। शशि शेखर का दोस्त उसे चिढ़ाते हुए फिर से बोला, मैं तो कहता हूं कुछ ही दिन बाद चंद्र पूर्णिमा है। हम सभी को उसी दिन इसमें स्नान करना चाहिए। क्या कहते हो दोस्तों? राजकुमार शशि शेखर अपने पिता की बातों पर शर्म महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वाकई ही इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। उसके पिता बिना वजह इन सब बातों को लेकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार की परिस्थिति का सामना आप सब लोगों ने भी अपने अपने जीवन में जरूर किया होगा। जब ऐसा लगा हो कि हमारे पिता या कोई और बड़ा जो कह रहा है वास्तव में उन सब बातों का कुछ खास महत्व नहीं। विचारों में मतभेद होना एक सामान्य बात है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये शुरू से लगातार ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन हमें किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दूसरों द्वारा कही गई बात के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। खैर, राजकुमार शशि शेखर अपने दोस्तों द्वारा कही गई बातों को संभालते हुए कहने लगा, वैसे ये ख्याल बुरा नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना हम सभी दोस्त इस आने वाली पूर्णिमा के दिन इस बावड़ी में खूब मजे करें। अरे मैं तो पहले से जानता था पिताजी की कही हुई सारी बातें एकदम बकवास है, बकवास। और शशि, जब तुम्हारे पिताजी वापस आकर इस बावड़ी को देखेंगे तो उन्हें भी अपनी भूल का एहसास हो जाएगा। अरे जिस बूढ़े आदमी की बात को लेकर वो आज तक बैठे रहे उस बात का कोई भी मतलब नहीं है। इस बात को हम भली भांति साबित कर देंगे शशि, है ना दोस्तों? ये बिल्कुल सही रहेगा। क्या कहते हो? आखिरकार चंद्र पूर्णिमा की रात आ ही गई। राजकुमार शशि शेखर अपने सभी दोस्तों को लेकर मंदिर परिसर के बाहर पहुंच चुका था। मंदिर के बाहर खड़े द्वारपालों ने राजकुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अपने घमंड में पूरी तरह चूर हो चुका था। वह उन द्वारपालों पर
जोर से चिल्लाया, तुम लोग जानते हो किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे सामने तुम्हारा राजा खड़ा है। क्या सही है क्या गलत है ये तुम मुझे मत सिखाओ। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, समझ गए? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमार शशि शेखर उन सैनिकों को धक्का देते हुए अपने सभी दोस्तों को लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया। राजकुमार शशि शेखर और उसके सभी दोस्त मंदिर के भीतर बनी हुई बावड़ी में काफी देर तक नहाते रहे। पूरे मंदिर में इधर उधर घूमते रहे। मंदिर को दूषित करने की कोई भी कसर उन्होंने बाकी नहीं छोड़ी थी। मन भर जाने के बाद वो सभी महल वापस लौट आए। अगली ही सुबह ये घोषणा भी करवा दी गई कि राजकुमार और उसके सभी दोस्त मंदिर की बावड़ी को स्नानघर के रूप में प्रयोग किया करेंगे और पूरे राज्य के सभी लोग जितना चाहें उतना जल अपने साथ लेकर जा सकते हैं। देखते ही देखते मंदिर से जल भरने की कतारें लंबी होती जा रही थी। 2 ही दिनों में जल का स्तर काफी नीचे जा चुका था। अपनी भूल से अनजान लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, और वही हुआ जिसका डर था। पूरे राज्य के लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते बीमारों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। अब तक किसी को यह ध्यान नहीं था इस सब के पीछे आखिर कारण क्या है। राज्य के हकीमों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बीमारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। एक एक करके लोगों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया था। शशि शेखर पानी की तरह पैसा बहा रहा था कि अपने राज्य के लोगों की जान बचा सके, लेकिन अफसोस उसकी सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी। 4 महीने बीत चुके थे और अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी थी। राजा अपना सब कुछ गवा चुका था। उसका राज्य, सैनिक और खेत खलिहान सब कुछ नष्ट हो चुका था। यहां तक कि राजकुमार शशि शेखर अपने माँ बाप भी खो चुका था। उसकी भूल का खामियाजा पूरे राज्य की जनता झेल रही थी। उसे तो अब यह भी डर सताने लगा था कि बहुत जल्द पड़ोसी राज्य की सेना उसके राज्य पर कब्जा कर लेगी। इतना कुछ हो जाने के बाद अभी तक उसे अपनी भूल का एहसास नहीं था। वो तो अब भी यही सोच रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसी मंदिर के कारण हो रहा है। उसके मन में मंदिर के प्रति नफरत बढ़ती ही जा रही थी। इसी आवेश में आकर उसने अपने बचे हुए सैनिकों को यह आदेश दिया, मंदिर की बावड़ी को कीचड़ से पूरी तरह भर दो इसे। कुछ ही महीनों बाद एक पड़ोसी राजा ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया और वो खूबसूरत सोमनहल्ली पूरी तरह नष्ट हो गया। नोनी के दादाजी कहानी पूरी कर चुके थे, लेकिन नोनी की आंखों में अब तक वो कहानी तैर रही थी। भरी हुई आवाज में नोनी ने अपने दादा से कहा, अंजा, क्या ये सच्ची कहानी है? ये सच है या नहीं मैं ये तो नहीं जानता बेटे, लेकिन मैंने तुम्हें बस वही सुनाया जो मैं अपने बड़ों से सुन चुका हूं। लेकिन हाँ, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं इसी गांव में पैदा हुआ। जब मैं छोटा था मैं देखा करता था कि बहुत से लोगों ने उस मंदिर को ढूंढने की कोशिश की, पर कोई भी उस मंदिर को ढूंढ नहीं पाया। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग इस कहानी को सच मानते हैं। अब पता नहीं इस कहानी में कितना सच है। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें सुनाया वो पूरी तरह सच है, लेकिन हाँ,
मैं भी इस कहानी को पूरी तरह सच मानता हूँ। नोनी बेटे, एक बात हमेशा याद रखना, बड़ों की कही हुई बात को हमेशा ध्यान से सुनना, कभी उसे नजरअंदाज मत करना बेटे। इस कहानी में राजा की भूल का नतीजा तुम देख चुकी हो। और हाँ, प्रकृति से मिली हुई हर एक चीज का उपयोग हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए, जैसे कि जैसे कि पानी, है ना अज्जा? नोनी ने हंसते हुए कहा। मैंने देखा था आप हमेशा आधा गिलास पानी लेकर पीते हो, कभी भी पूरा गिलास लेकर नहीं पीते। इससे बचा हुआ पानी वेस्ट नहीं होता और उसे और कामों में यूज किया जा सकता है। और हाँ, अज्जी भी कभी मुझे बाथरूम में शॉवर के साथ नहीं नहाने देती। अरे उन्होंने तो मुझे केवल 1 बाल्टी पानी से नहाने को कह रखा है। पर शहर में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ तो हम शावर से ही नहाते हैं। लेकिन वहाँ भी माँ ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। मुझे तो केवल नहाने के लिए 7 मिनट ही मिलते हैं, उसके बाद शावर अपने आप ही बंद हो जाता है। इधर कहानी पूरी हुई, इतने में मजदूरों ने सारे के सारे कद्दू ट्रक में भर दिए थे। कद्दुओं के ढेर को देखते हुए नोनी अपने दादा के साथ ट्रक की अगली सीट पर बैठ गई। नोनी ट्रक में पहली बार बैठी थी। उसे आगे बैठकर ठंड लग रही थी। ये उसके पापा की कार के मुकाबले अनकंफर्टेबल तो थी, लेकिन नोनी को फिर भी मजा आ रहा था। कुछ ही मिनटों में नोनी और उसके दादा सब्जियों की मंडी में पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, ये था 9वां एपिसोड। इसके आगे की कहानी बहुत जल्द लेकर आऊंगा। यहाँ तक का सफर कैसा रहा जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।